Yes, good morning, student. Today we will study about matter in our surroundings. इस चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि अपने चारों तरफ जो मैटर पाया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, पदार्थों के बारे में। प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दो अवस्थाओं में होती हैं, वन थिंग इज़ लिविंग और अनदर इज़ नॉन लिविंग। कुछ चीज़ें जो जीवित हैं उनको अपन बोलते हैं लिविंग, मीन्स दे कैन ब्रीथ। जिनमें श्वसन क्रिया पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं लिविंग, और जिनके अंदर श्वसन क्रिया नहीं होती उनको अपन बोलते हैं नॉन लिविंग्स। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मैटर के बारे में अपन जब बात करते हैं तो जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, जिसको अपन बोलते हैं एटम्स। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो होती है एटम्स, और जो लिविंग के अंदर होती है स्मॉलेस्ट यूनिट उसको अपन बोलते हैं सेल। सेल को अगर अपन डिफाइन करें तो अपन ये कहेंगे कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। बट इन नॉन लिविंग द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ द एटम एंड विच इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट इन नॉन लिविंग्स। यानी कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो मैटर होती है उसकी फिजिकल के बारे में, यानी कि फिजिकल नेचर कैसी होती है मैटर की। तो सबसे पहले कह रहा है कि मैटर इज़ द मेडअप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और ये पार्टिकल्स कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि मैटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वे कैन नॉट सी विदाउट नेक्ड आइज। उनको अपन नग्न आँख के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उनको काफ़ी स्मॉल साइज होती है किसकी, पार्टिकल्स की। ठीक है ना। तो जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना होता है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ी चीज़ का निर्माण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैटर। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे वाटर था, वाटर के अंदर अपन ने सॉल्ट ऐड कर दिया, दैट इज़ नॉन एज द सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको अपन, नमक का घोल। यानी कि जो साल्ट अपन जिसके अंदर डिजोल्व किया है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है ना। तो ये कैसा घोल है, अपना साल्ट का घोल, या अपन ये कह सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन बन गया या नमक का घोल बन गया। ठीक है ना। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। और ये पार्टिकल्स मिल करके एक बड़ी चीज़ का निर्माण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैटर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो मैटर्स होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया। यानी कि अपन को ये पूछ रहा है कि कितने छोटे हो सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो काफ़ी स्मॉल होती है। यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। यानी कि इतने स्मॉल होते हैं कि जिनकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि उनको अपन नग्न आँख के द्वारा नहीं देख सकते। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। यानी कि जो मैटर था उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले आता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आई हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। एग्जाम्पल अपन देखें कि जैसे अपन गैस की बात करें, एयर, हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली दूर दूर होते हैं। अगर अपन कंपेयर करें लिक्विड से तो लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस कम होता है। अगर अपन बात करें सॉलिड की तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स के जो बीच में गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। अब ये जो गैप होता है वो आपस में बियॉन्ड, यानी कि जो बीच में जो बॉन्ड पाया था बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहते हैं। यानी कि क्या रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स के जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखने का काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बांधे रखने का काम किसके द्वारा करते हैं, बॉन्ड के द्वारा। यानी कि आपस में उनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है, और ये बॉन्ड क्या करता है, इनको बांधे रखने का काम करता है। यानी कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे की तरफ क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं, और एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। डिपेंड करता है उनकी पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर किस प्रकार उनके अंदर बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। देन उसके बाद में एक पॉइंट और है बीच में कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि यस, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि जो मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं कि वो एक जगह स्टेबल रहते हैं, रैंडमली इधर उधर वो मूविंग करते रहते हैं। तो ये तो कुछ नेचर थी पार्टिकल्स की जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं,
मैटर के अंदर पाए जाते हैं। अब आती है अपनी स्टेट ऑफ द मैटर्स। जो अपना मैटर होता है उसकी स्टेट क्या क्या होती है। तो अपना जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट और आता है गैसियस स्टेट। यानी कि अपना जो मैटर होता है वो 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है, सॉलिड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर और गैस स्टेट के अंदर। तीनों को अगर अपन कंपेरेटिवली स्टडी करें तो देखो इसमें एक डायग्राम के द्वारा अपन तीनों की कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। पर अगर अपन एरिया ले लिया, अगर अपन पर यूनिट एरिया लें किसी का भी, जैसे अपने गैस का लिया पर यूनिट एरिया, तो हो सकता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स सपोज 7-6 आए। उतना ही अगर एरिया अपने लिक्विड का लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में ज़्यादा होंगे। अगर उतना ही एरिया अपना अगर सॉलिड का लें तो सॉलिड के अंदर इसके कंपेयर में ज़्यादा, यानी कि लिक्विड के कंपेयर में भी ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड अवस्था होती है उसके अंदर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, लेकिन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स भी कहाँ, यूनिट एरिया फिक्स हो। अगर एरिया फिक्स लें तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम और गैस के अंदर उससे कम। या अपन ये कह सकते हैं कि गैस के अंदर पार्टिकल्स की संख्या कम, लिक्विड के अंदर ज़्यादा और सॉलिड के अंदर उससे ज़्यादा होती है। दूसरी बात अपन ये कहेंगे कि जो आपस में जो बॉन्ड पाए जाते हैं पार्टिकल्स के बीच में, अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था कि मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। तो जो बॉन्ड की जो नेचर होती है वो गैस के अंदर कम होती है, यानी कि जो वीक बॉन्ड होती है इनके अंदर जो बॉन्ड की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और कंपेयर किसके, सॉलिड की। सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि बॉन्डेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी आपस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं। बीच में इनमें क्या होता है, मोशन कम पाया जाता है, यानी कि रेंडमली मोशन इनके बीच में काफ़ी कम होता है। इनके बीच में इसके कंपेयर में ज़्यादा और इसके बीच में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो मैटर होता है, यानी कि जो इनकी अवस्थाएं होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो था इनका कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द मैटर्स स्टेट। देन उसके बाद में आता है इनका चेंज करने का स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस। अब अपन पढ़ेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि जो मैटर होता है वो क्या अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। यस, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग, यस। अब देखो इसके अंदर ये आता है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, अपने 3 स्टेट पढ़ी थी, डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर। कैसे, देखो सॉलिड स्टेट है, अगर अपन सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर अगर अपने इसको हीट दिया तो गैसेस स्टेट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही गैसेस स्टेट को अगर अपन ने कूलिंग किया कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा तो वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर लिक्विड अवस्था को फिर फर्दर अपन ने कूल कर दिया तो सॉलिड अवस्था में आ जाएगी। या अपन ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं वो तीनों अवस्थाएं हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के द्वारा आपस में अपनी स्टेट बदल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अपन को एक और आता है अपना फ्यूजन के द्वारा भी, जैसे सॉलिड था फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लिक्विड में, देन वेपराइजेशन प्रोसेस के द्वारा गैसियस अवस्था में होगा, कंडेंसेशन के द्वारा किस में आ जाएगा, लिक्विड अवस्था में, और सॉलिडिफिकेशन के द्वारा किस में आ जाएगा, सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। यानी कि अपने समराइज तरफ से ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं वो आपस में हीटिंग और कूलिंग या फिर फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, इन सब प्रोसेस के द्वारा अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। यानी कि जितने भी सॉलिड होते हैं अपनी अवस्थाएं एक से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर लिक्विड से फर्दर गैसियस अवस्था में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।